मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में। वुमेन एम्पावरमेंट जहाँ यहाँ बात हो रही है, मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि महिला काम करे, जॉब करे, पैसा कमाए, बल्कि आप जो भी उपस्थित है सबका और सारे एकीकृत संघ का सबका बहुत बहुत आभार, सब बहनों का, सब भाइयों का। आज जिसके लिए हम यहाँ खड़े हुए, सशक्त नारी के लिए, सशक्त नारी अगर यहाँ है तो सशक्त समाज बनेगा, सशक्त देश बनेगा। इसका कह के धन्यवाद। बड़ी बहन चंपा जी वर्मा, मैडम आशा मीणा जी और मेरे साथी जो सामने बैठे हुए हैं, संविदा निविदा मानदेय कर्मचारी, तो गाँव गाड़ी से आज भाई साहब के इस छोटे से आह्वान पर जो एकत्रित हुए हैं, उन सबका धन्यवाद से स्वागत करता हूँ इस मंच के माध्यम से। भाई साहब जिलाध्यक्ष जी, भाई साहब रामेश्वर जी, क्योंकि आपसे हमें बहुत आशा है। इन छोटे कर्मचारियों को जितने भी बैठे हुए, सबसे बड़ी पीड़ा इन छोटे कर्मचारियों की जो संविदा निविदा मानदेय दैनिक वेतन भोगी जो कर्मचारी है, इनकी बहुत आशा थी इस बजट में, परंतु निराशा इनके चेहरों पर नजर आ रही होगी आपको। बहुत आशा थी हमें सरकार का दूसरा साल है और इस साल में इन कर्मचारियों को कई सौगातें मिलेगी और ऐसा हमें लगा भी था। कई बार हम मंत्री जी से, आपसे भी मिले, कई बार हमें भरोसा मिला है, हम इस पर हमें भरोसा मिला कि हम बजट में इन छोटे कर्मचारियों का, जिसमें संविदा कर्मचारी, मानदेय कर्मचारी और जो प्लेसमेंट के कर्मचारी, इन सबकी मांगों पर सरकार संवेदनशील है और इनकी मांगों को जरूर पूरा करेगी। परंतु बजट के बाद हमें थोड़ी सी निराशा हुई है। भाई साहब आपसे निवेदन इस मंच के माध्यम से यही कहूंगा कि हमारी पहुंच ना तो मुख्यमंत्री जी तक है, हमारी पहुंच केवल आप तक है और हमारी आशा केवल आप तक ही टिकी हुई है। हम आगे भी आशावादी इसी में रहेंगे। बस हम आपसे हमारी पीड़ा आपके सामने रखेंगे और आप ही हमारी मांगों को पूरा करवाएंगे। अब आपको कैसे करवाना है यह आपके ऊपर है, लेकिन हमारा विश्वास केवल आप पर है। धन्यवाद। जय संगठन, जय। टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। साथ ही सम्मानित मंच जिलाध्यक्ष भाजपा रामेश्वर जी और सभी मंच पर विराजमान अतिथि, आज के इस कार्यक्रम को इतना भव्य अनिल भाई ने बनाया, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। और सभी महिलाओं की जिस तरह से वो समस्या को उठाते हैं और सुलझाते हैं, ये उनकी एक अलग ही स्टाइल है। इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। आप सबको संबोधित किया, उसके बाद मुझे लगता है कि शायद कि कोई बात मैं आपसे कहूँ वो मेरे पास शेष बची नहीं। इस अखिल राजस्थान राज्य का ने जब भी अपने हितों की बात आई है, आपने संवाद का रास्ता भी चुना है। और आप भाई साहब रामेश्वर जी मीणा साहब, जिले के महामंत्री भाई संजय जी, महामंत्री भाई संजय जी, यहाँ विराजी कोटा से पधारे हमारी बहन चंपा जी, हमारी बड़ी बहन आशा जी मीणा जी, यहाँ विराजी मेरी सभी राजस्थान एकीकृत से जुड़ी सभी बहनें, यहाँ विराजी कर्म के प्रति जो निष्ठावान सदा रहती है मेरी बहनें, आशा सभी आशा बहनें। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी आपको सरकार की सारी बातों के लिए जवाब दे हैं। आपने जो जो अपनी समस्या बताई, मुझे पूरा विश्वास है हमारे जिलाध्यक्ष जी आपकी सभी मांगों को ऊपर तक पहुंचाएंगे। और मेरी तरफ सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप
मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार आपकी हर मांगों पे गौर करेगी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के नेतृत्व में और सहयोग में चल रहा है यह अधिवेशन, और यहाँ तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट के विभाग के कर्मचारी और विशेषकर मेरी आशा बहनें, मेडिकल विभाग की, आंगनबाड़ी, यशोदा, सहायिका, ग्रामीण साथी, सब कुछ, और मंच पर बैठे हुए सम्माननीय श्री रामेश्वर जी मीना, जिला भाजपा मोर्चा के अध्यक्ष, बहन आशा मीना जी, राकेश गोयल जी, और मेरे सम्मानित मंच, सभी का नाम नहीं मुझे मालूम, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों और विशेषकर भाई अनिश जी, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ आपको शिरकत किए हैं, मैंने बहन जाहिदा जी जो आशाओं की बूंदी जिले की अध्यक्ष है, बहन इंदिरा जी शेखावत जो कोषाध्यक्ष है, और नगीना जी जिनसे मैं पहले मिली हूँ, इन्हीं लोगों से मिली हूँ, लेकिन इनका प्यार मुझे यहाँ तक ले आया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे पहले कि हम बहुत काफी लेट हो गए। मेरे साथ में आई हुई राजस्थान आंगनबाड़ी आशा सहयोगी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष श्रीमती मधुकांता राजावत जी, महामंत्री सम्माननीय बहन कमल जी, लेकिन हकीकत में शब्द मेरे पास आ नहीं रहे कि जिस गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने मेरा और मेरे साथियों का सम्मान किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से अपनी ओर से और हमारे संगठन की ओर से आपको धन्यवाद और आभार देती हूँ कि आज यहाँ अधिक संख्या में आशा बहनें हैं, लेकिन अन्य कर्मचारी भी हैं। मंच पर भाजपा के तमाम प्रतिनिधित्वगण बैठे हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से सम्मान करती हूँ, ओम जी साहब का सम्मान करती हूँ, लेकिन हमारा संगठन जो हिंद मजदूर सभा है हिंदुस्तान के कोने कोने में, जिसकी 1 करोड़ मेंबरशिप है, 30 लाख महिलाएं हैं, जो जमीन से लेकर सफाई वाले से लेकर हवाई जहाज चलाने वाले तक तमाम कर्मचारियों का एक स्वतंत्र स्वावलंबी प्रजातांत्रिक पद्धति पर चलने वाला विचारधारा पर आधारित संगठन है। लेकिन जो भी राजनीतिक पार्टी गरीबों का साथ देता है, हम उसका सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। मैं उसी विचारधारा पर काम करती हूँ, मंच किसी का भी हो, लेकिन अगर हमें आमंत्रित किया है एज ए वर्कर, एज ए श्रमिक, तो मैं वहां जरूर जाऊंगी। और कई बार अगर नहीं भी आमंत्रित करें तो ये हमारा मजदूरों का यदि कोई कार्यक्रम हो रहा है तो मैं वहां बिना बुलाए भी जाती हूँ। कोई सम्मान करे या न करे, लेकिन श्रमिक हो, क्योंकि श्रमिक ही है, मजदूर ही है। आज हम कहते हैं कि भारत ने विकास कर लिया, भारत विकास करेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन किसके दम पर? पूंजी के दम पर, कारखानों के दम पर, उद्योगपतियों के दम पर नहीं, मजदूरों के दम पर, श्रमिकों के दम पर। यदि श्रमिक नहीं है तो कोई भी कल कारखाना एक पहिया भी नहीं मिल सकता। कहते हैं पावर इज इन आवर हैंड। कितना भी मॉडर्नाइजेशन हो जाए, आधुनिकीकरण हो जाए, बड़ी बड़ी मशीनें आ जाए, रोबोट आ जाए, इंटेलिजेंस आ जाए, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए 2 हाथ चाहिए, 2 हाथ चाहिए। और जो सबसे बड़ा कर्मचारी है उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो सबसे छोटा कर्मचारी है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा मेहनत वो करता है और सबसे कम पैसा उसको दिया जाता है। हमारे ही देश में, हमारे ही समाज में उनको ऐसी दृष्टि से देखें, यदि कोई सफाई वाला है, कोई आशा है या कोई और कर्मचारी है, अच्छा आशा ये घर घर घूमती है, अरे पूछो तो सही उससे। आशा वर्कर घर पर जाकर इन्होंने कोरोना काल में अपनी उस महत्व का परिचय दिया है कि अपने वर्क को समझकर मौत को कफन बांध कर सरकार और ये घर घर घूमी है। उस दौरान कई आशाओं की मृत्यु हुई,
लेकिन आज तक उनको कभी कोई सरकार ने घोषणा की थी कि 50 लाख दिया जाएगा, लेकिन एक सिंगल पैसा भी आज नहीं मिला। एक को बूंदी में काफी प्रयास आपने प्रयास किए होंगे, तभी अगर कोई प्रयास करे तो अरे क्यों, कोई प्रयास क्यों करे? यदि नियम है तो लागू होने चाहिए। सारे नियम है, सब कानून है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। तो मैं समय तो बहुत लेना चाहती हूँ, लेकिन नहीं लूंगी। लेकिन मैं अपने दिल के विचार आपके सामने रखना चाहूंगी कि मैं आज यहाँ क्यों आई। मैंने भी अपनी जिंदगी के करीब 35 साल इस ट्रेड यूनियन मूवमेंट को दिए। मेरा रेलवे में जॉब था, लेकिन रेलवे की नौकरी हाथ पर लेके घूमती थी कि कब मुझे बाहर बर्खास्त करते, कब मुझे रिमूव कर दे, लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। महिलाओं के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए और श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन आज उस मुकाम पर हैं क्योंकि हम, ये गलती हमारी है, हम अपने महत्व को समझते ही नहीं है कि हम कितने ताकतवर हैं, हम कितने महत्वपूर्ण हैं, श्रम कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन उस श्रम की कोई इज्जत नहीं, कोई महत्व नहीं। आज घोषणा हुई कल बजट में 10%, उसमें तो आशाओं का भी नाम भी नहीं है स्पष्ट रूप से। जहां आंगनबाड़ी का नाम आ गया तो कार्यकर्ता और सहायिका तक सीमित है, आशाएं कहाँ गई? लेकिन उसमें शामिल है, उसमें अन्य और आदि लिखा हुआ है तो शामिल है। 2-2, 3-3 महीने तक पेमेंट नहीं आती। आपके सामने है भाई साहब, रामेश्वर भाई साहब से कहना चाहूंगी कि 5-5 महीने हो गए पेमेंट नहीं मिली। सरकारी कर्मचारी को एक दिन नहीं मिले तो हाहाकार मच जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें 4,959 रुपए तनख्वाह मिलती है और वो भी 4-5 महीने रुकी हुई है। केवल बूंदी में ही नहीं, हर जगह पर यही आलम है। और जो क्लेम का पैसा आता है वो तो बहुत कम पैसे टुकड़ों में आने लगा है। अभी तो वो हमारी 2-3 मांगे हैं, मैं मेमोरेंडम भी बना के लाई हूँ तो रामेश्वर जी को अभी मेरी बहनें देंगी, लेकिन उसके पहले मैं अपने विचारों से आपको और भी अवगत कराना चाहती हूँ। किसी ने कहा है कि तेरी खामोश मिजाजी, तुम्हारी खामोश मिजाजी मुझे जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचाना होगा, कोहराम मचाना होगा। मैं नहीं चाहती कि कोहराम मचाए, मैं नहीं चाहती कि कोहराम मचाए। मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि हर हाल में सूरत बदलनी चाहिए, हर हाल में सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन कौन बदलेगा? कोई नहीं बदलेगा जब तक हम नहीं जागेंगे, जब तक हम एक नहीं होंगे। मजदूर भाई भाई कहलाते हैं, कहते हैं दुनिया के मजदूरों एक हो, भारत के मजदूरों एक हो। भारत को छोड़ दो, राजस्थान के मजदूर भी यदि एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमारे अधिकारों को छीन सकती नहीं सकती। मेरा दावा है कि कोई भी सरकार आ जाए, सरकार हमसे बनती है, हम सरकार से नहीं। सरकार हमारे अधिकार छीन ले, ये सरकार में दम नहीं साथी। लेकिन हमको कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर हमको बांटा गया और लूटा गया है साथियों। ये इतिहास गवाह है। आप देख सकते हैं कि देश आजाद हुआ तब क्या था देश के अंदर, और आज हम कहाँ जा रहे हैं? विकास कर लिया, लेकिन जमीन की ओर देखेंगे तो पता लगेगा कि पैरों में दर्द होता है। अरे उनसे पूछ लो, भोली भाली आशाओं से, भोले भाले किसानों से, युवाओं से, बेरोजगार
घर बिखर। ये देश के युवा यदि चले गए, कहते हैं कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है। अरे युवाओं के हाथों में है क्या? जो हमारे नौरत्न थे, हमारे देश की जो धरोहर थे, उद्योगपतियों को कोड़ियों के भाव बेचने का काम हो रहा है। कौन बचाएगा? आज परमानेंट कर्मचारी ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार के अंडर में कर्मचारी ज्यादा हो रहे हैं। उनका शोषण हो रहा है। श्रम कानून उन पर लागू नहीं है। ऐसे कानून बना दिए हैं जो हमारा देश का संविधान में हमारे सारे राइट्स हैं, महिलाओं के हैं, युवाओं के हैं, नागरिक के हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? किधर जा रहे हैं हम? कौन देखेगा इसे? हमें जागृति लानी होगी। अरे अनीस भाई जी ने आज यहाँ ये सब अलग अलग विभागों के यहाँ इकट्ठे किए हैं। मैं तो उनके लिए ये कहूँ कि कहते हैं कि 1000 बुझे हुए दिए एक दीपक को नहीं जला सकते, लेकिन एक जलता हुआ दीपक करोड़ों दियों को जला सकता है। इसलिए अनीस भाई, मैं इनकी तारीफ नहीं करती, मैं तो जानती भी नहीं इनके बारे में, थोड़ा बहुत ही जाना है। अगर ऐसी विचारधारा के लोग हमारे बीच में हो जो जातिगत भेद भुलाकर, धर्म का भेद भुलाकर हम सबको एक मंच के नीचे इकट्ठा करने का काम किया है। हमें जगह जब देश गुलाम था, उस वक्त केवल एक था कि हमें देश की आजादी चाहिए। उस वक्त हम कभी किसी धर्म में नहीं बटे, कभी किसी मजहब में नहीं बटे, हम एक हो गए। आज भी वही वक्त है कि श्रमिक इस देश को बचाएंगे, महिलाएं इस देश को बचाएंगी। और महिलाओं से कहते हैं कि कमजोर है। अरे कमजोर नहीं है महिलाओं ने इस देश का निर्माण किया है, इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। घर को चलाने वाली महिला, देश को चलाने वाली महिला, समाज को चलाने वाली महिला। अरे इस देश की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यदि महिला हो सकती है तो महिला कमजोर नहीं है। महिला कहीं भी कमजोर नहीं है। महिला हमेशा सशक्त रही है, लेकिन उसको पैतंत्रियों में बंधी हुई है। वो नहीं चाहती संस्कार उसके बाहर जाए, वो नहीं चाहती कि परंपराओं को तोड़ दे। इनमें रहकर भी वो अपनी, देखिए आप घर की 4 दीवारी से बाहर निकल गई तो उसके ऊपर जिम्मेदारी एक नहीं 4 जिम्मेदारी है। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, इन-लॉज की जिम्मेदारी, और मकान की जिम्मेदारी, और फिर ऊपर अधिकारियों के दबाव की जिम्मेदारी। आप देखिए तो सही। और उसके बाद फिर उसको कुछ नहीं मिले और हम इसी तरह बैठे रहे। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। किसी ने कहा है कि हवाएं जब चलती है दिशाएं बदल देती है, धरती जब दरकती है सीमांत बदल देती है, बिजली जब चमकती है आकाश बदल देती है, और नारी जब गरजती है इतिहास बदल देती है, और मस्तूरों में लिखा है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों में कर्मचारियों का खून गिरेगा कोने कोने भारत में। और हमें ये जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यदि हमारे अधिकारों को, हमारे श्रम कानूनों को यदि तोड़ा गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आने वाले समय में हम हर लड़ाई सब मिलकर, जातिगत भेदभाव भुलाकर, हम सब एक साथ मिलकर हमारे अधिकारों को बचाने का काम करेंगे। श्रम कानूनों पर तलवार लटकी हुई है। मैं कभी कई लोगों को बुरी लगती हूँ, लेकिन सच्चाई है। अब हमारे ही बीच में, हमारे मंच पर हमारे सम्मानित प्रतिनिधि जब बैठे हुए हैं, क्या उनसे कहें कि अरे देखिए तो सही क्या हो रहा है, आपसे मांग रहे हैं, आप हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचा सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं दबाव है। यह कुछ तो है कि हमारी कोई सुनता नहीं। अरे तो कौन सुनेगा? सरकार कोई विदेश से नहीं आई, मंत्री और ये हमारे प्रतिनिधिगण कोई बाहर के नहीं है, हमारे अपने हैं। अंग्रेजों ने नहीं, हमें 300 साल लूटा है। इस देश की धरोहर को 10वीं ईस्वी से आक्रमण होते आए, कभी गजनी, कभी गौरी, कभी लोधी, कभी तुगलक, कभी मुगल, कभी कौन, और कभी डच, और कभी पुर्तगाली, और कभी अंग्रेज व्यापार करने आए थे। 300 साल इसको लूटा उन्होंने। तब भी ये देश आज भी अपनी सभ्यता और संस्कृति बचाए हुए है। आज भी कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु तत्र विजयते देवता, जहाँ नारी निवास करती है वहाँ देवता निवास करते हैं। आज भी ये देश की परंपराओं को चला रही है महिलाएं। तो मेरा युवाओं से कहना है, महिलाओं का आदर हो और युवाओं के हाथों में बागडोर हो, क्योंकि लड़ाई युवा लड़ेगा और वो भी कर्मचारी लड़ेगा। जो बेरोजगार है उनके हाथों में रोजगार नहीं,
सही कि बेरोजगारी भत्ता देने की बात चल रही है। अरे बेरोजगारी भत्ता देकर तो आप उसको और निठल्ला कर रहे हो। उसको रोजगार दो, आपको रोजगार दो उसको, तब जाके वो आगे आएगा। रोजगार करते रहे और प्राइवेट ठेकेदार कंपनियां आकर हमारे देश को लूटने का काम कर रही हैं, हमारे भाइयों को बेरोजगार कर रही है। कहते हैं कि भगवान से बढ़कर भी डॉक्टर होता है। भगवान नहीं बचाए उसे डॉक्टर बचाता है, लेकिन डॉक्टर तो मात्र एक जरिया है। उसे बचाने वाले सफाई वाला, गार्ड, एएनएम, नर्स, हेल्पर ये बचाते हैं। डॉक्टर डिग्री लेकर आ जाए उसको इतना नॉलेज नहीं होता जितना कंपाउंडर को होता है। प्रैक्टिकल काम करता है कंपाउंडर, लैब प्रैक्टिकल काम करती है, वो नहीं डॉक्टर बन जाती है, उसको एएनएम बताती है कि ये ऐसे होगा। तो प्रैक्टिकल जो करता है उसे पता होता है। ऐसे साथी तमाम मेरे साथी यहाँ हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि हम एक साथ मिलकर आने वाले समय में हम सब मजदूर मिलकर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम इस संघर्ष को आगे ले जाएंगे, देश को बचाएंगे, राजनीतिक पार्टियों का सम्मान करेंगे। जो हमारी सुनेगा यानी मजदूरों की जो सुनेगा उनका हम सम्मान और आदर से सम्मान करेंगे। लेकिन चुनाव आ रहे हैं, फिर अब हम यही करेंगे कि जो पार्टी हमारे अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखेगी हम उसको वोट नहीं डालेंगे। अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने हमें केवल खुलावे में दिया कि सड़क बना देंगे चुनाव के बाद, नहीं, चुनाव के पहले बननी चाहिए। जो भी अधिकार चाहिए चुनाव के पहले होना। आशाओं को 10% मानदेय दिया, नाम तो यहीं पर हाँ दिया है। सरकार ने दिया उसका धन्यवाद तो दो। दिया है सरकार 5 साल गुजारिश है कि जो भी हमारे काम है अभी और आशाओं के जो उनका में कुछ पैसा दे रहे हैं उसके बारे में हम ऊपर भी बात करेंगे। हम चिकित्सा मंत्री से भी मिलेंगे, अभी जाकर मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। और अगर सीधा डायरेक्ट कनेक्शन अगर भाई साहब से है तो क्यों नहीं हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाए नहीं, केवल पहुंचाना नहीं, उसको इम्प्लीमेंट में भी लाना है और हमें को सुविधाएं मिलना चाहिए। वो प्रयास आप बूंदी के लिए करेंगे ऐसा मैं सोचती हूँ। चलो दुनिया को छोड़ दो, कम से कम बूंदी की आशाओं को तो राहत मिले। मैं बहुत को यही समाप्त, क्योंकि काफी समय हो गया, भोजन भी आप करेंगे और कहीं जाएंगे भी है, ये भी है। लेकिन मैं तो आई उतने दूर से चल के, तो कम से कम थोड़ा तो बोल कर जाऊंगी। युद्ध तलवार से नहीं होते, युद्ध तलवार से नहीं होंगे, तोप और तलवार से। वैचारिक क्रांति, जयप्रकाश नारायण ने कहा कि वैचारिक क्रांति यदि जागृत हो गए दिमाग से, मैं आपको बंदूक दे दूं लेकिन दिल में दर्द नहीं है तो आप नहीं मार सकते, लेकिन दिल में दर्द है तो आप पत्थर से सिर फोड़ देंगे। इसलिए चिंगारी और यहाँ होना चाहिए दिमाग में। युद्ध यहाँ कि मजदूरों का और श्रमिकों का और बहनों का मान के लिए युद्ध यहाँ से चले, हमारी लड़ाई यहाँ से शुरू होगी। मैं यही कहूँगी जब तक न हो लो जमीन की रोशन, आग से पानी नहीं आता, मांगने से भीख नहीं मिलती, संघर्ष करने से तक तो ताज मिल जाया करते हैं। इसलिए हम तमाम और अंत में विराम देते हुए यही कहूँ कि हम ठान चुके हैं, हम ठान चुके हैं अपने मन में, हर जालिम से टकराएंगे, कोई बने रुकावट राहों में, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैं तो यही कहूँ कि कोई बने रुकावट राहों में, कोई बने रुकावट राहों में तो हम सर कलम करते जाएंगे। हम वो नहीं जो हमारे सर कटवा ले। आने वाले समय में तमाम बहने कमर कस के, योद्धा बन के और अपने अधिकारों के लिए सड़क पे आना पड़े तो सड़क पे आएंगी, काम का बहिष्कार करना पड़े तो काम का बहिष्कार करेंगी। मेडिकल विभाग यदि आशाएं अपना काम छोड़ दे तो मेडिकल विभाग ठप हो जाएगा।
कर्मचारी भी हैं भाई, वेतन समय पे तो किसी को मिलता ही नहीं। जो ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे, चौकीदार है या और कोई है, उनको समय पे कम से कम वेतन तो मिले। अरे ठेकेदार भी यही कहीं का होगा, ठेकेदार कोई विदेशी नहीं होगा, ठेकेदार भी यही कहीं का होगा। लेकिन क्या करें, सिस्टम इतना खराब है, हमको सिस्टम को बदलना है। मैं ये नहीं कहती कि समाज को बदल दो, हमें सिस्टम को बदलना है। ठेकेदार हमारे यहीं का, कर्मचारी हमारे यहीं का, और फिर भी वो कर्मचारियों का शोषण कर रहा है, तो इन सब का ध्यान भी कौन रखेगा? हमको ही रखना है। हम संगठन आगे बढ़ाकर इसमें डिस्टर्ब कर दिया, ये तो न बीच में पानी पीती हूँ, चाहे 1 घंटे हो 2 घंटे हो, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि एक लो दिमाग में जलाकर मैं यहाँ से निकलूं, ताकि लोग आने वाले समय में अपनी मांगों को खुद पूरा करें। मैं वक्तव्य को विराम लेते हुए यही कहूंगी कि चर्रे को चट्टान बना दो, चर्रे को चट्टान बना दो, पेशी को इंसान बना दो। एक थाली में खाए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा हिंदुस्तान बना दो, ऐसा हिंदुस्तान बना दो। भारत माता की, भारत माता की, देश का नाम भारत माता की जय। और भारत की माता और बहनें दर भटक रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो ही नहीं सकता। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सरकार अभी वर्तमान सरकार है, हम श्रमिक हैं, जो सरकार कहेगी हम वो मानेंगे, हम स्वीकार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मजदूरों के, श्रमिकों के अधिकारों के साथ अगर भेदभाव किया, यदि पूरा नहीं हुआ, तो हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सी सरकार है सामने। घर में भी बंटवारा, भाई भाई का बंटवारा होता है अपने अधिकार के लिए। आपने महाभारत सुना होगा, धर्म के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए और अधिकार के लिए केवल 5 पांडव थे और 12,000 सेना कौरव की तरफ थी, लेकिन सत्य के लिए और अपने अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ता है, यदि हमारे धर्म में, हमारे अधिकार में, हमारे अधिकारों के बीच में यदि हमारा भाई भी आए, सरकार की तो बात छोड़ें, यदि हमारा भाई भी आए तो हम उसे भी नहीं बख्शेंगे, उसे भी रास्ता दिखाने का काम करेंगे कि ये हमारे अधिकार हैं, ये सबके अधिकार है, कानूनों द्वारा दिए गए हैं, इसलिए हमको अधिकार मिलने चाहिए। अब मैं लास्ट में अपने मजदूर एकता, मजदूर एकता, महिला शक्ति, महिला शक्ति, और अंत में भारत माता की। आप सबको संबोधित किया, उसके बाद मुझे लगता है कि शायद कि कोई बात मैं आपसे कहूं वो मेरे पास शेष बची नहीं। इस अखिल राजस्थान राज्य का संघ ने जब भी अपने हितों की बात आई है, आपने संवाद का रास्ता भी चुना है और आपने संघर्ष का रास्ता भी चुना है, लेकिन उस संघर्ष के रास्ते में भी आपने जिस धैर्य और दृढ़ता का परिचय दिया है, निश्चित रूप से मैं आप सबको इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं। जैसा वक्ता ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी, मैं इतना सा विश्वास दिला देता हूं कि इस नारी शक्ति को अपने अधिकारों के लिए, अपने मानदेय के लिए, अपने नियमितीकरण के लिए और सभी कर्मचारियों को इस सरकार के आगे नहीं झुकना पड़ेगा। इस मंच के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है और तत्पर रहेगी। निश्चित रूप से कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे। बहुत कम बोली है मैडम, कुछ भी नहीं बोली, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं बोली। जब वो मैंने देखा हुआ है, मैंने कितनी बार कार्यक्रम में बुलाया है, जब मैडम बोलती है पसीने टपक 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 नीचे गिरने लग जाते हैं, इतना जबरदस्त बोलती है, आंखों में जांचो पसीना, बहुत खतरनाक बोलती है। इससे मैडम का जलवा नहीं देखा आपने, मैंने देख रखा है। और देश विदेश की यात्राएं हमेशा करती रहती है, बहुत सी बार ट्रेन में मुलाकात हो जाती है हमारी। अब कहाँ जा रहे थे? रामेश्वरम जा रहे थे, 7 बजे 10 साल हो गए उस बात को। और इनके ब्रदर बागवानी मंडी चेयरमैन अनिल जी मेरे मित्र हैं, परिवार की तरह सारे।
और मैडम ने वो सब आप लोगों के हक की बात कही है और अधिकारों की बात कही है और अधिकार मिलना चाहिए, इस चीज का मैं भी पक्षधर हूँ। पर हमारे भी संजय जी ने कहा है, लाठी साहब ने, बड़े महामंत्री जी ने, कि सरकार की भी सीमाएं होती है, गरिमाएं होती है। और मैं तो आप सबके सामने इस चीज को आपसे खुद से मुझे एक्सेप्ट कराऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब भी सरकार बनी, जब भी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने में कभी कोताही नहीं बरती। आपने भी नोट किया होगा, आज जो भी केंद्र में लागू होता है डीए वगैरह, सेकंड डे राज्य सरकार लागू कर देती है। पहले वसुंधरा जी के टाइम पे आपको पता है कि आंगनबाड़ी को बहनों का और इनका बहुत कम मांग, सारे उन्होंने बाद में परमानेंट भी किए। वेकेशन आप पूरा अधिकार उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के समय में ही नौकरियां मिली है। पिछली सरकार कर्मचारियों को नियुक्ति देने की, वो पूरी 5 लाख हो जाएगी। मुख्यमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने, मैं कल अजमेर में था, वहां भी घोषणा की कर्मचारियों की नियुक्ति की और वैकेंसी की। और आपके सामने कितनी बम्पर वैकेंसी निकल रही है डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में, चिकित्सा विभाग में, पुलिस में, सब में वैकेंसी निकल रही है। और तो और देखो, आप पिछली सरकार ने 5 साल में वैकेंसी निकाली और वैकेंसी निकाल के बेरोजगारों से पैसा वसूल किया। फॉर्म भरने की बाढ़ आई, वैकेंसी निकाली 5000 की, फॉर्म भरे 5 लाख। तो अमाउंट था 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जो भी था वो पूरा वसूल किया। एग्जाम में निकाल दिया, एग्जाम भी करवा दिया। एग्जाम कर, एक पेपर दे के आया और उसके पिताजी पूछते, बेटा पेपर कैसा गया? पिता बहुत अच्छा गया और इस बार तो मैं निकल जाऊंगा। रात को खाना खा के सोया और 12 बजे पता चला पेपर लीक हो गया। बहुत से बच्चे आत्महत्या करके मर गए।